तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। यहाँ पर मैंने आप सभी लोग के लिए पूरा का पूरा कंटेंट जो है तैयार करके रखा है। उसके अलावा पूरा का पूरा माहौल भी सेट है। देखिए यहाँ पर मैंने टाइटल में क्या लिख रखा है, सबसे पहले इसे पढ़िए। अब जीडीएस की नई भर्ती में होगा कम परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्शन, पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका क्या है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। देखिए आज का जो वीडियो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, इसलिए आज का ये जो वीडियो है इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ, उसके पीछे रीजन है दोस्तों, उसके पीछे रीजन आप ही लोग हो, क्योंकि आप में से कल एक कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहा था और कहा था कि सर मैं आपकी वीडियो पिछले 1 साल से देख रहा हूँ और आपके कहने पर मैं जीडीएस की जो पुरानी भर्ती आई थी स्पेशल ड्राइव में मैंने अप्लाई किया और मेरा जो है सिलेक्शन उसमें हो चुका है। दोस्तों ये पढ़ करके मुझे जो है बहुत खुशी मिली, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो है यूट्यूब पर आना जो है पूरी तरीके से सार्थक हो गया है। इसलिए आज मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूं जो कि पूरे यूट्यूब पर कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा। इसके बारे में काफ़ी सारे कैंडिडेट मुझसे कहा करते हैं कि सर जो है मैं पिछले 2 बार से 3 बार से ट्राई कर रहा हूं जीडीएस की भर्ती में, मेरे 92% मार्क्स हैं, मेरे 95% मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो यार सिलेक्शन कैसे होगा? आप सिंपली करते क्या हो कि साइबर कैफे जाते हो और वहां पर जो भी भैया बैठते हैं उनको 100 रुपये देते हो, कहते हो कि मेरा फॉर्म फिल कर दीजिए, और वे किसी भी अपने मन से जो भी चाहते हैं जहां से चाहते हैं वो फॉर्म को फिल कर देते हैं। आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है कि पद वरीयता जो है किस प्रकार से देना चाहिए, कौन सा डिवीजन कौन सा सर्कल जो है चूज करना चाहिए, वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस की नई भर्ती आने वाली है इसमें बिना परीक्षा सीधी नौकरी होती है, किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, और करीब 40,000 पद पर यह नई भर्ती आने वाली है, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक और एक और नया पोस्ट जुड़ करके आने वाला है जीडीएस पैकर, जिसमें कि बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो पद होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए जब आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस दोगे तो सबसे ऊपर जो है बीपीएम को रखना है और उसके बाद आपको एबीपीएम, डाक सेवक और लास्ट में आपको जीडीएस पैकर को रखना है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए कौन से डिवीजन कौन से सर्कल को मुझे चूज करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन से सर्कल में नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा हैं, उस सर्कल को आप यहां पर चूज कर लोगे। देखिए एक सर्कल के अंतर्गत होता क्या है कि कई सारे डिवीजन जो है आते हैं, जैसे डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4, डिवीजन 5, है ना। मतलब जिस हिसाब से सर्कल होता है उसी हिसाब से डिवीजन होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है तो यहां पर कई सारे डिवीजन है, ठीक है ना, और एक एक डिवीजन के अंतर्गत जो है कई सारे पोस्ट ऑफिस आते हैं। यहां पर मैंने लिख रखा है कि डिवीजन 1 में जैसे 2 पोस्ट ऑफिस आ गया, डिवीजन 2 की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 2 पोस्ट ऑफिस आ गए। इस प्रकार से अलग अलग डिवीजन में अलग अलग पोस्ट ऑफिस होते हैं, वो उसके एरिया पर डिपेंड करता है कि वो एरिया कितना बड़ा या फिर छोटा है। तो आपको यहां पर करना क्या है, सबसे पहले आपको सर्कल सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है, ज्यादा सीट वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये देखना है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको देखना है कि किस सर्कल में कितनी ज्यादा सीटें हैं। उसके बाद ये देखना है कि आप जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको यहां पर समझा रहा हूं कि जैसे अगर आप जो है एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और एससी में यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें मात्र 100 है, यानी कि 100 लोगों के लिए यहां पर भर्ती निकाली गई है आपके कैटेगरी में किसी पार्टिकुलर सर्कल में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एससी से तो फॉर्म को अप्लाई करना है, साथ में ओबीसी और जनरल से भी फॉर्म को अप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर ओबीसी में नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा होंगी, जनरल कैंडिडेट में नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा होंगी, तो होगा क्या कि अगर आपका एससी से सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका जो है ओबीसी या फिर यूआर से सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यहां पर मेरी बात ध्यान रखिएगा, जो यूआर का कैंडिडेट है ना, जो यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट है वो एससी एसटी से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, या फिर जो ओबीसी का कैंडिडेट है वो एससी एसटी से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा, बल्कि एससी या फिर एसटी वाला जो बंदा है वो ओबीसी और यूआर से फॉर्म को फिल कर सकता है। ये चीजें आपको देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। देखिए दोस्तों अगर इस तरह आप करोगे ना तो इसमें होगा क्या कि आपके एससी कैटेगरी में अगर मान लीजिए आपका नाम आ गया तो ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए इसमें आपका नाम नहीं आता है तो ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से आपका यहां पर नाम आ जाएगा। और सबसे पहले देखिए पद वरीयता देते समय आपको सबसे पहले जो है बीपीएम को सबसे नंबर 1 पर रखना है, यानी कि बीपीएम को पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद एबीपीएम, डाक सेवक और जीडीएस पैकर को सिलेक्ट करना है। सबसे बड़ी बात यह आती है ना कि सर ये बताइए कि मैं किस डिवीजन से किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करूं। देखिए दोस्तों जितने भी हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब है ना, हिमाचल प्रदेश, इन सभी में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन कुछ पार्टिकुलर ऐसे डिवीज़न है जहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँगा ना, तो श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, यहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ जाता है। आप लोग यहाँ से ट्राई कीजिए। अगर आपके 10वीं में कम परसेंट मार्क्स हैं, अगर आपके 10वीं में 80% प्लस मार्क्स है ना, तो आप अगर इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करेंगे जहाँ से मैंने आपको बताया है, वहाँ से आपका सिलेक्शन होने का चांस है। उसके अलावा अगर आप राजस्थान से आते हो तो राजस्थान का एक डिवीजन पड़ता है बरमर डिवीजन, वहाँ से आप लोग ट्राई कीजिए, या फिर एक अलवर डिवीजन भी पड़ता है, वहाँ से आप लोग ट्राई कर सकते हो। इन सभी डिवीजन में कट ऑफ थोड़ा बहुत कम जाता है बाकी डिवीजन के मुकाबले में। उसके अलावा अगर आप बिहार से आते हो तो बिहार में शेखपुरा, नवादा, उसके अलावा सुपौल, ये एक ऐसे डिवीजन है जहां पर जो है कट ऑफ काफ़ी कम जाता है बच्चों का। काफ़ी कम बच्चे यहां से अप्लाई करते हैं, इसलिए आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर मुझे जो है किस मतलब लोकेशन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, मतलब शहरी क्षेत्र से कि ग्रामीण क्षेत्र से। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको यहां पर जो है ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, रूरल एरिया से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। शहरी क्षेत्र से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र की तरफ जानते क्या होता है, अधिकतर कैंडिडेट जो है शहरी क्षेत्र की तरफ ही जाते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसलिए आपको भीड़ में नहीं चलना है, आपको भीड़ से थोड़ा सा अलग हटना है। बाद में देखिए क्या होगा कि 1 साल या 2 साल काम कर लेंगे ना, उसके बाद आप ट्रांसफर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है, उसके बाद होता क्या है कि उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप अपने डिवीजन में, आप अपने सर्कल में आ करके भी काम कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, इतने शातिर है ना, वो आपसे ये कहेंगे, अगर आपका दोस्त भी होगा आपसे ये कहेगा कि यार जीडीएस की भर्ती में क्या रखा है, इसमें फॉर्म अप्लाई क्यों करो, इसमें तो सैलरी जो है 15-16 हज़ार रुपए दिए जाते हैं, कोई सुविधाएं भी नहीं दी जाती है। और दोस्तों वही बंदा आपसे बिना बताए जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप हाथ मलते रह जाओगे। देखिए यार, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए ना कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई चपरासी की भर्ती निकलती है ना, तो उसमें जो है आवेदकों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। उसमें पीएचडी के कैंडिडेट, उसके अलावा ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट, बीटेक कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ये स्थिति है बेरोजगारी की। तो यहां पर अगर आपको, अगर मान लीजिए 16-17 हज़ार रुपए दिया जा रहा है शुरुआत में, तो क्या कम है क्या? और डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप यहां पर प्रमोट भी हो सकते हो, यानी कि जीडीएस से एमटीएस, एमटीएस से पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट या फिर शॉटिंग असिस्टेंट के पद पे भी जा सकते हो, जिसमें शुरुआती सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 27 हज़ार रुपए शुरुआती सैलरी है अगर इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है। और डिपार्टमेंटल भर्तियां हर साल आती है, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए अगर आपके मन में यह सवाल चल रहा है कि यार इसमें सैलरी तो बहुत कम मिलती है, तो मुझे इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। और देखिए ये जो वैकेंसी है ना, इसमें आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सीपीएमजी यानी कि जितने भी जनरल डायरेक्टर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के जनरल डायरेक्टर हैं, जो सर्कल के जितने भी पदाधिकारीगण हैं ना, उनसे डेटा कलेक्ट करने का काम चल रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग प्रूफ भी देख सकते हो, और इसे मैं अपने डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर भी आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना। तो डेटा कलेक्ट करने का काम अभी चल रहा है 1 जुलाई तक। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 जुलाई तक, 1 जुलाई तक जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है आपके सामने देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आप सभी लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार किए हैं, तो आप सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार कर लीजिए। मैंने आपको पिछली बार कई बार बताया है, इस पर मैंने एक सेपरेटेड वीडियो बनाया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार कर लीजिए, अदरवाइज आप फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाओगे। और देखिए कुछ कैंडिडेट का ये भी सवाल होता है कि सर क्या मैं एक साथ जो है 2 सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार में केवल एक सर्कल से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा शातिर मत बनिए, ठीक है ना। जो ऑथेंटिक तरीका है उसे अपनाइए, और जो है फालतू के तरीका मत अपनाइए। जो ऑथेंटिक तरीके हैं उस पर आप लोग काम कीजिए, ठीक है ना। अब काफी सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि सर ये बताइए जीडीएस का जो है वर्कलोड क्या रहता है, यानी कि जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। उनको जो है 15-16 हज़ार रुपए की सैलरी तो मिलती ही है, और यहाँ पर उनको मात्र 4 से 5 घंटे का ड्यूटी टाइम जो है रहता है, मतलब 4 से 5 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको वर्कलोड के बारे में बता रहा हूँ, जीडीएस के बारे में। और वर्कलोड कोई कम नहीं रहता है, अच्छा खासा वर्कलोड रहता है दोस्तों। इसे आप लोग सुनोगे समझोगे ना तो आपको भी समझ में आएगा। देखिए नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो एक जीडीएस एम्प्लॉय जो है घर घर जाकर के पार्सल वितरण करने का काम करते हैं। उसके अलावा अगर वे पार्सल वितरण का काम जो अपने 2 व्हीलर से करते हैं ना, तो महीने के 2 से 3 हज़ार रुपए पेट्रोल का खर्च चला जाता है। अब समझ लीजिए बीपीएम कर्मचारी की अगर मैं बात करूंगा तो इनको 18 हज़ार रुपए जो है दिया जाता है मासिक वेतन के रूप में। और एबीपीएम डाक सेवक की अगर मैं बात करूंगा तो इनको 16 हज़ार रुपए के आसपास सैलरी दी जाती है। सोचे अगर 16 हज़ार 18 हज़ार में से 3 हज़ार रुपए अगर मान लीजिए कि पेट्रोल खर्च में ही चले जाएगा तो उनका बचेगा क्या यार?
अरहर की दाल की अगर मैं बात करूंगा ना तो 150 रुपए किलो अभी चल रहा है। उसके अलावा अगर सरसों के तेल की अगर मैं बात करूंगा तो 130 रुपए किलो चल रहा है। दोस्तों इतनी महंगाई में यार ये अपना घर बार कैसे चला पाएंगे। अब आप लोग हंसोगे लेकिन ये हकीकत है। और पनीर की अगर मैं बात करूंगा ना तो कुछ दिन बाद तो लोग पनीर खा ही नहीं पाएंगे। 240 रुपए किलो इस वक्त चल रहा है और कहीं कहीं पर 260 और 280 रुपए भी दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये स्थिति है यार। इतने महंगाई में ये लोग अपना घर बार कैसे चला पाएंगे, इस चीज को सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जीडीएस वर्कलोड की अगर मैं बात करूंगा तो दूसरे नंबर पे आता है टारगेट के मुताबिक जो है खाते खोलने का काम जो है जीडीएस एम्प्लॉय को दिया जाता है। मतलब आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि एक महीने में आपको 20 या 25 खाते जो है खोलना रहेगा और उस पर आपको काम करना पड़ेगा। देखिए अगर पूरे खाते नहीं खोल पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऊपर से प्रेफराइज भी यहाँ पर किया जाता है, ये हकीकत है। इसलिए अगर आप 2 4 5 खाते भी खोलते हो तो आपका काम आगे रनिंग में चलता रहेगा। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो बीपीएम के ना रहने पर उनका कार्यभार जो है वो एक एबीपीएम या फिर डाक सेवक संभालता है। अगर किसी पोस्ट ऑफिस बीओ में बीपीएम कर्मचारी अगर मान लीजिए छुट्टी पर है, नहीं है, तो उसका कार्यभार जो है एक एबीपीएम या फिर डाक सेवक कर्मचारी संभालता है। उसके बदले में उनको जो है अलग से पैसे भी दिए जाते हैं, कुछ जो है उनको फंड जो है दिया जाता है। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो बैंकिंग जमा निकासी का काम भी एक जीडीएस एम्प्लॉय को करना पड़ता है। जितनी भी सरकारी योजनाएं आते हैं उनका प्रचार प्रसार करना इनका काम होता है। इसके अलावा छठवें नंबर की मैं बात करूंगा तो पार्सल की छटाई करने का काम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया है ना, उनका सभी का रखरखाव करना जो है एक जीडीएस एम्प्लॉय का काम रहता है। देखिए बेसिकली मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम के पोस्ट पर होता है तो आपका मेनली जो काम होगा वो ऑफिशियल वर्क होगा, आपको कहीं फील्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन यहां पर एबीपीएम या फिर डाक सेवक उसके अलावा जीडीएस पैकर पर होता है तो यहां पर आपको क्या करना होगा, आपका पूरा का पूरा काम जो रहेगा वो फील्ड वर्क रहेगा, यानी कि जगह जगह जा करके आपको पार्सल वितरण करने का काम रहेगा। आप काफी सारे बच्चों के मन में जानते हैं यहाँ पर क्या सवाल चल रहा है कि सर ये बताइए वैकेंसी तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, लेकिन क्या इस बार कुछ बदलाव होगा। दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो यूट्यूबर जो भी टीचर आपको ये बता रहा है कि नहीं इस बार बदलाव होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। जिस प्रकार से पहले 10वीं के परसेंटेज के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती थी उसी प्रकार से होगा। हाँ एक चीज हो सकता है और वो क्या है, फेक कैंडिडेट को रोकने के लिए यहाँ पर आपके हो सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है सर्टिफिकेट है उसे अपलोड कराया जाए। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको डरने की बात नहीं है, वो आसानी से जो है ये काम करवा लेंगे। लेकिन जो फेक कैंडिडेट है जो कि जाली सर्टिफिकेट बनवा करके सोचते हैं भारतीय डाक विभाग में मैं नौकरी कर लूं, उनके लिए यहाँ पर गाज गिरने वाली है। वे अगर मान लीजिए सिलेक्शन ले भी लेते हैं, उनका जो है मेरिट सूची में नाम भी आ जाता है ना, तो भी जो है उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि डिजी लॉकर का नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, जिससे जो फेक कैंडिडेट होंगे ना वो आसानी से पकड़े जाएंगे। इसमें कोई दोहराई ही नहीं है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी गलत रास्ता जो है इख्तियार मत कीजिएगा। आपके बेशक ही 60% मार्क्स हो तो आप जो है जेन्युइन तरीके से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना, हिंदी बेल्ट वाले स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कम कट ऑफ की अगर मैं बात करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट हो गया, असम हो गया, है ना, सिक्किम हो गया, इन सभी में कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूंगा तो दार्जिलिंग का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। जितने भी बच्चे मुझे वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग दार्जिलिंग से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। जो महाराष्ट्र के बच्चे मुझे देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है गोवा डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कीजिए, वहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। और ये मैं आपको हवा में नहीं बता रहा हूँ, पिछले जो 3 वैकेंसी आई थी ना पिछले साल, स्पेशल ड्राइव, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, इन तीनों वैकेंसी का एनालिसिस करने के बाद मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर हरियाणा पंजाब से आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया ना तो ये जान के चलिए कि अगर वहाँ पर आपके 95% मार्क्स होंगे, 98% मार्क्स होंगे, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ का कट ऑफ जो है हरियाणा पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ का जो कट ऑफ जाता है ना ये हमेशा का हमेशा आपको 100% को देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आप अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हो तो मैंने आपको बता दिया है कि किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। अगर इसके रिगार्डिंग में आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि सर अलग अलग सर्कल का आप मुझे बता दीजिए कि कौन से डिवीजन ऐसे हैं जहां पर जो है कट ऑफ कम जाता है, उस पर एक सेपरेटेड वीडियो बनाइए। तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा, पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। ठीक है ना, तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है और यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से आपको देना है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी
इस अपडेट के रिगार्डिंग में अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जो है आप लोग कर दीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। और यार गर्मी देखिए बहुत ज़्यादा चाप के पड़ रही है, इसलिए आप लोग वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, उससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।